हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका द नेक्स्ट शॉट के एक और एपिसोड में। आज हमने बात की है तानिया मैम के साथ, जो कि जेके एग्ज़ाम क्रैकर में एक टीचर हैं और जो कंप्यूटर और इंग्लिश पढ़ाती है। तो उनके साथ हमने बात की है कि कैसे जेके एसएसबी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी लाइफ कैसी है, लड़कियों को क्या तकलीफ़ें, कैसे चीज़ों से गुजरना पड़ता है और आगे के एग्ज़ाम के लिए क्या क्या वो चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट जो एक बच्चा है अपने तरीके से, क्या कंप्यूटर में और क्या इंग्लिश में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी क्या इम्प्रूवमेंट या अपने तरफ से क्या रिफॉर्म ला सकता है, उन चीज़ों के बारे में हमने बात की है। तो आपको ज़रूर ये एपिसोड देखना चाहिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा और अपने एजुकेशन और अपने जेकेएसएसबी की जर्नी में इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। एंड तो सबसे पहले तो कंप्यूटर के बारे में पूछने का इतना ज़्यादा मन है ना रिसेंटली जूनियर असिस्टेंट के बाद, सभी का है। तो मैं उसमें जानना चाहूँगा, मतलब आपने पहले तो जो भी टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और जो सब्जेक्ट किसी एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट हो जाता है या फिर आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है, तो मेरे को लगता है कि बच्चे उन टीचर्स की जान के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ। हेट कमेंट्स आना स्टार्ट, बुरा भला बोलना स्टार्ट। तो ऐसा हुआ होगा सर? हाँ, बहुत बार अभी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के बाद तो हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। इवन आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि ओवरनाइट क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया पेपर का, सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, ओवरऑल जीके का तो जैसे कुछ प्रीवियस पेपर से भी हम लोग को समझ आ रहा था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। इवन कंप्यूटर के भी आ रहे थे, बट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस लेवल एंड पोस्ट लेवल आ रहे थे। लेकिन जब जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, एकदम से इतने हाई लेवल क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए, जो मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था, तो स्टूडेंट्स को तो कैसे ही होगा। तो वो ओवरनाइट चेंज की वजह से मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हुई, स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली हुए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, उन्होंने बहुत अच्छे से कंप्यूटर पढ़ के रखा है, मतलब उनको ये कॉन्फिडेंस होता है कि आउट ऑफ 20 18 मार्क्स तो कंप्यूटर में आ जाएंगे। मतलब वो उनका कट ऑफ इंक्रीज करने के लिए कहो या स्कोर इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एक सब्जेक्ट। तो उसमें जब वो स्कोर नहीं कर पाए तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन थी उनके लिए, और डिमोटिवेटेड भी हुए स्टूडेंट्स। तो उसकी वजह से यस, हेट कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा आए। तो कैसे आप सफिशिएंट नहीं हो, आपने सही नहीं पढ़ाया, क्योंकि हर टीचर ऑब्वियसली अपना बेस्ट देता है। अगर स्टूडेंट चाहते हैं एग्जाम निकले, तो टीचर भी चाहता है कि हमारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई करें। तो बस वही चीज़ है कि नहीं पता था ओवरनाइट ऐसा होगा। अब अकॉर्डिंग टू द चेंज हम भी अडेप्ट कर रहे हैं। और मेरे को लगता है कि कोई भी, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर्स हो, सबसे बड़ा जो हम लोग बोल सकते हैं कि किसको देख के स्टार्ट किया, तो सिलेबस होता है। हाँ। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ये दोनों चीज़ें। हाँ। तो सिलेबस तो कंप्यूटर का कुछ ऐसा था नहीं, और ऊपर से सिलेबस भी हम लोग ऐसे देखते हैं कि किस लेवल के लिए, कि आप किसी आईआईटी गेट के लिए पढ़ रहे हो या फिर लेवल 4 के लिए पढ़ रहे हो। और पीवाईक्यू कंप्यूटर के तो ऐसे आ रहे थे कि अगर किसी के 20 मार्क्स के या 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो जिसने नहीं पढ़ा होगा 6-7 तो कर ही ले रहा था, मतलब इतना प्रैक्टिकल था, थ्योरेटिकल नहीं था, सबने पढ़ा होता। तो लेकिन इसमें इतना चेंज आ गया कि टीचर्स को भी तो समझ नहीं आएगा। मेरे को लगता है टीचर्स को भी कैसे पता कि यार ऐसा सिलेबस हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं पता था। अब होता क्या है, देखो आप एसएससी का एग्जाम देते हो, डिफेंस का एग्जाम देते हो या गेट का देते हो, तो एक पैटर्न होता है एग्जाम का कि जो पिछले सालों से पैटर्न फॉलो होते आया है। हाँ, लेवल ऑफ क्वेश्चंस अप डाउन होते हैं, मॉडरेट टू इजी टू हार्ड लेवल पेपर जाता है, बट एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होता है। अब जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर था वो पेपर निकला जहाँ पे जेकेएसएसबी अपना पैटर्न चेंज कर रहा था। अब ये पेपर सिलेक्ट किया गया जूनियर असिस्टेंट का। अब स्टूडेंट्स फिर भी थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो रहा है, वहाँ पर तो अनएक्सपेक्टेड था। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हुए, रिप्रेजेंटेशंस फाइल की गई। एंड अगर जूनियर असिस्टेंट के लेवल मतलब पोस्ट के हिसाब से देखा जाए ना, तो वो पेपर अप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम एक आर्ट्स लेवल का स्टूडेंट भी दे रहा है, एक कॉमर्स लेवल का भी दे रहा है, एक कंप्यूटर लेवल का स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं जिनका बैकग्राउंड है। कंप्यूटर वाला तो चलो बोलेगा मुझे ग्रेजुएशन पे चलो ये कंसेप्ट मैंने पढ़े हैं, मुझे याद है, मैंने कर लिए 15 क्वेश्चन। आर्ट्स वाला कहाँ जाए, कॉमर्स वाला कहाँ जाए, वो तो उतना ही पढ़ा है ना जितना 10-12 लेवल का उसको टीचर ने पढ़ाया है। तो वो मुश्किल होती है। अब ये अथॉरिटी को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस लेवल का एग्जाम ले रहे हैं, कौन सी पोस्ट के लिए उनको क्या लेवल रखना चाहिए। अब आप लैब अटेंडेंट के लिए क्या था वो विजुअल बेसिक का आप स्क्रिप्ट डाल दोगे, तो वो लैब अटेंडेंट का पोस्ट के लिए विजुअल बेसिक की स्क्रिप्ट का क्या काम है, कोई काम नहीं है। तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा अथॉरिटी को भी। तो मैम मतलब जैसे तो अभी मतलब मेरे को लगता है कि जो सिलेबस आया था, अगर मैं किसी भी जेएनके इंस्टीट्यूट नहीं तो बाहर भी अगर किसी को दूंगा,
तो मेरे को नहीं लगता कोई टीचर्स भी ऐसा पढ़ाता होगा इस लेवल के लिए। नहीं। इस लेवल क्या, मेरे को लगता है कि सीजीएल में पिछले टाइम 2025 में उन्होंने लेवल 2 के लिए कंप्यूटर का सिलेबस चेंज, पैटर्न चेंज किया था, तो काफी हार्ड क्वेश्चन आए थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। लेकिन पूरी इंडिया में ऐसा इस लेवल के लिए 6 लेवल 5 लेवल 4 लेवल 6 के लिए कोई नहीं पढ़ा रहा। कोई नहीं पढ़ा तो किसी टीचर को करना मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन मैं बच्चों के भी इमोशन समझ रहा हूँ। लेकिन ये भी तो समझना चाहिए कि टीचर है यार, अभी जो आप लोग पढ़ रहे हो उसको पढ़ाने के लिए भी सिलेबस वही पढ़ रहा है, किताबें देखनी पड़ रही है। देखो आप, मैं अपनी ही बात करती हूँ, आप मेरा पिछला रिकॉर्ड देखोगे 6 to 7 ईयर्स का रिकॉर्ड अगर आप देखते हो तो कंप्यूटर मैक्सिमम JNK में स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ा है और उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया है। अब उनकी भी एक्सपेक्टेशंस मुझसे थी कि हमने तान्या मैम से पढ़ा है और हमारा निकलना चाहिए, उनका एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई। दैट्स वाई वो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हुए, फ्रस्ट्रेट हुए, दिस इज द रीज़न। बाकी अगर हम लोग बात करें ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो जो ये पेपर कंप्यूटर का डाला जा रहा था ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लेवल नहीं था। ऐसे क्वेश्चंस जब मैंने गेट दिया है तब के कॉम्प्लीमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ओवरफ्लो बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस उन एग्जाम्स में आते हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट होता है, उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सेमेस्टर में ना 2 सेमेस्टर्स में पूरा एक सब्जेक्ट होता है, मतलब वो पूरे 6 महीने आप लोग पढ़ते हो और उन 6 महीने का जो सब्जेक्ट स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन में या इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है वो आप एक 12th लेवल पोस्ट पे पूछ रहे हो या ग्रेजुएशन लेवल, जो भी उन स्टूडेंट्स के लिए जो उस बैकग्राउंड से हैं भी नहीं, सो वो सही नहीं। और मैम इंग्लिश का जब मैं पेपर देख रहा था जो असिस्टेंट का दोस्तों ने दिया है तो उन्होंने बताया, तो मतलब मेरे को क्वेश्चंस तो ठीक है, नीचे क्वेश्चन का जो पैटर्न था इंग्लिश का, कंप्यूटर का तो चलो ठीक है रेलेवेंट था इररिलेवेंट, लेकिन इंग्लिश का जो उन्होंने पैटर्न चेंज किया वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था बच्चों के लिए। समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई करना क्या है इसमें, एक्टिव पैसिव वॉइस है कि नरेशन है या फिर इसमें एंटोनिम्स, तो उसको कैसे। देखो अब आपको पता है पैटर्न चेंज हुआ है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना ही स्टूडेंट्स के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अभी भी आप SSB से लड़ते रहोगे कि पैटर्न चेंज किया है तो उसी में टाइम वेस्ट करते रहोगे तो वो आपका भी टाइम वेस्ट है और आपका एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो सकता है। नाउ यू नो द पैटर्न इज चेंज। और एक चीज़ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पैटर्न चेंज होना इतना ज़्यादा तो नहीं कि आप इररिलेवेंट क्वेश्चन डाल दो, बट पैटर्न चेंज होना भी ज़रूरी था, क्योंकि SSB के क्वेश्चन पेपर्स का ना एक पूरा अब सेचुरेशन आ चुका था। उसी तरह का सिलेबस आप देखो, चाहे FA का एग्जाम दो, SI का एग्जाम दो, आप जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दो, हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट का एग्जाम दो, वही सेम सिलेबस है 2 या 3 टॉपिक्स को छोड़ के, और वही सिमिलर क्वेश्चंस, वही सब चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो वो एक बोरिंग भी हो गया, पढ़ाना भी मुझे लगता है जो प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए भी हो गया है कि वही सब कुछ पढ़ना है। एग्जैक्टली। तो एक थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में चेंज आना भी जरूरी था, बट अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आई रिपीट दिस, बिकॉज आप FA का एग्जाम ले रहे हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम ले रहे हो, या फिर किसी 12th टास्क बेस्ड एग्जाम ले रहे हो, तो उसका फ़र्क है। तो अकॉर्डिंग टू द सेट होना चाहिए क्वेश्चन पेपर, लेकिन लेवल चेंज होना और पैटर्न चेंज होना गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम जैसे हम लोग, मेरे को जैसे लगता है कि हम लोग JKSSB को भी कसूरवार इस चीज़ के लिए ठहरा सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन इररिलेवेंट है, लेकिन मेरे को लगता है डिफिकल्टी इंक्रीज करने पे JKSSB को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अगर 80 मार्क्स का है, अगर फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं पेपर है, तो अगर पहले उसका कट ऑफ 100 आउट ऑफ 90-80 जा रहा था, तो अभी कट ऑफ 60 जाएगा, लेकिन बच्चों को जब 60 जाएगा तो बच्चे अगर 50 वाले हैं 55 वो भी फॉल कर ही जाएगा। तो मतलब बच्चे ये नहीं समझते, उनको लगता है कि यार पहले जैसे हम लोग कंप्यूटर में से फुल लेके आते थे, इंग्लिश में टॉप करते तो इसमें वैसे, तो वो वहाँ पे मुश्किल होगी। और जो पेपर मेरे को लग रहा है कि कंप्यूटर का उन्होंने इररिलेवेंट डाले हैं क्वेश्चन, एक तो लैब अटेंडेंट में और जूनियर असिस्टेंट में भी क्वेश्चन डाले। अब इससे 2 दिक्कतें हो जाएगी उन बच्चों को भी, अगर मैम जैसे सवाल तो बन रहा है, जैसे मेरा शायद ऐसे ही लग गया, तुक्का लग गया या फिर जजमेंट की वजह से जो भी लगा दिया, लेकिन अब उन्होंने क्वेश्चन अगर कर दिया वो डिस्कार्ड, बच्चों के 2-2 नंबर गिरने के चांसेस हैं, लेकिन जिसने नहीं अटेम्प्ट किया उसके मार्क्स तो वही है। तो मतलब एक ये वो हो गया कि ये तो लॉटरी हो गई ये वाला पेपर। अब बिल्कुल ही जो जूनियर असिस्टेंट एक ऐसा पेपर होता है जिसमें कोई कोर्ट केस नहीं देखा मैंने आज तक, ये एक ऐसा पेपर था जिसमें टाइपिंग होगी, टाइपिंग बाद सीधा एग्जाम, और बिल्कुल 1 साल में रिक्रूटमेंट खत्म हो जाती थी। लेकिन इसमें इन्होंने वो भी गड़बड़ कर दिया, इन्होंने कोर्ट केस में ये लड़ा कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और हमने ये कहीं नहीं लिखा कि टाइपिंग ही पहले होगी, उसमें खेलना स्टार्ट कर दिया। मेरे को लगता है अगर बच्चों को उन्होंने पहले ही बता दिया होता फॉर्म फिल करने के बीच में ही, जब उन्होंने विंडो एक्सीड की कि आप एक्सीड कर रहे हैं लास्ट डेट, तो उसी में बताया था कि टाइपिंग पहले होगी या बाद में होगी, तो उससे बच्चों की जो एनर्जी है वो भी बच जाती
उनको भी समझ, अगर यही मैम अगर एग्जाम एक तो 22 फरवरी को अगर हो जाता, फा के लिए बच्चों को और टाइम मिल जाता फाइनेंस, क्योंकि मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो एस्पिरेंट्स हैं वो जूनियर असिस्टेंट वाले ही फा में बैठेंगे। हाँ। बहुत नए बच्चे हैं जिन्होंने नहीं भरा होगा, वो अलग बात है, वो सारे बैठेंगे। अभी अगर अगस्त में पेपर होता तो शायद टाइम मिल जाएगा 2 और महीने का, लेकिन अगर ये जुलाई में पेपर होता तो मैम फा का भी जो चांस था बच्चों से गया, वो भी उन्हीं का लगेगा जिन्होंने पिछला पंचायत दिया हुआ और पिछला फा दिया हुआ है। तो मतलब ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है बहुत जेकेएसएसबी के ज़रूरी लिए है, भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो आपके पॉइंट्स है ना वो हमने और जेएनके के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने उनके सामने रखे भी हैं, एंड उन्होंने कहा है कि वो इन पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। अब वो इन फ्यूचर क्या करते हैं दैट इज अप टू देम टोटली, हम उनको नहीं नहीं कुछ बोल क्वेश्चन कर सकते हैं, हम सिर्फ उनके आगे अपनी रिप्रेजेंटेशन या जो भी हमारे ग्रीवेंस होंगे हम रख सकते हैं, है ना, ये उनके ऊपर है। रही बात चेंज इन पैटर्न की, मैं यही चीज़ कहूँगी कि नाउ वी नो पैटर्न इज चेंज, एंड अब जब मैंने क्वेश्चन पेपर्स देख रही हूँ तो आउट ऑफ 20 15 क्वेश्चन आर अटेम्प्टेबल, एंड लैब अटेंडेंट में भी मैंने देखा 17 क्वेश्चंस वर इजीली अटेम्प्टेबल। गलती वहाँ पर क्या थी, या गलती नहीं कह सकते, चेंज क्या थी कि क्वेश्चंस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जहाँ पर हम 2 स्टेटमेंट्स को पढ़ के क्वेश्चंस लेते हैं, वहाँ पे आपके पास 5 स्टेटमेंट्स हैं, तो और 2 घंटे के टाइम पे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने 20 में से 5 क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग रखे हैं, 20 के 20 20 ही क्वेश्चन। सारे। तो वो 20 के 20 क्वेश्चन जहाँ पे आप स्टूडेंट्स को 20 मिनट्स का टाइम दे रहे हो, एटलीस्ट स्टूडेंट को वहाँ पे 40 मिनट का टाइम चाहिए, क्योंकि आपने 2 स्टेटमेंट्स की जगह 4 स्टेटमेंट्स करी हैं। जहाँ 1 मिनट लगना था वहाँ 2 मिनट लग लगेंगे। रहा है। तो अगर आप इतने मतलब लेंदी पेपर्स डाल रहे हो, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही हाई लेवल है, मॉडरेट टू हाई कहेंगे, बट टाइम कंज्यूमिंग है। तो वो चीज़ आई थिंक अथॉरिटी को कंसीडर करनी चाहिए कि येस यू शुड ऐड high level questions, you should add time consuming papers, but you should also consider कि they have only 2 hours time. तो हम जैसे कभी कभी मेरे को भी लगता है कि जेकेएसएसबी भी कोर्ट केस से तंग आ चुकी है। हाँ. एक बार पिछले जब फॉरेस्टर के एग्ज़ाम करवाने थे अक्टूबर नवंबर में, बच्चे उनके पास गए थे कि सर एग्ज़ाम करवाओ, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो बोल रहे थे कि उन्होंने शायद कुछ पैसा 7 करोड़ ऐसे अमाउंट मेरे को सुनने को मिली थी कि 6 करोड़ 7 करोड़ अमाउंट है, इतना हमें मिला था, उससे ज़्यादा तो हमने आधा कोर्ट केस में लगा दिया, ये कर दिया, पेपर कैंसिल करना पड़ गया, ये कर गया। तो मेरे को ये लगता है कि जेकेएसएसबी बोल रही है कि तभी उन्होंने बोला है कि जेके पीएसआई का जो पेपर है हम लोग इसे विद हेल्ड कर रहे हैं कि हमें भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, अब आप सॉर्ट आउट कर लो कोर्ट केस वाला, फिर हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं। क्योंकि उनको भी लग रहा है अभी हम एग्ज़ाम लेंगे फिर कोर्ट केस होगा, फिर इसको विद हेल्ड करना पड़ेगा, उसके चक्कर में जो बाकी कैलेंडर में जो लाइन में है, पाइपलाइन में, उसको भी इधर उधर करना पड़ जाएगा। तो मेरे को लगता है कि बच्चों को भी समझना चाहिए, कभी भी किसी भी हायर अथॉरिटी से पूछ के, या मेरे को लगता है कि कभी भी केस करना चाहिए तो कम से कम अपने इंस्टीट्यूट, अगर किसी के साथ आप इन्वॉल्व हो, किसी टीचर के साथ जैसे आप लोगों के साथ हैं, तो आपसे पूछ लेना चाहिए कि केस करना कितना सही रहेगा नहीं रहेगा। क्योंकि खुद ही कभी भी केस करने लग जाना शायद किसी एक बच्चे के लिए फ़ायदा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए वो नुकसान होना स्टार्ट हो रहा है। एक 10 का ग्रुप है जो केस कर देता है, उसकी वजह से जो 100 का ग्रुप है ना वो भी सफर कर रहा है। और देखो अगर हम लोग बात करें 2019 से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स हुई है ना, एंड ऐसा नहीं कह सकते कि रिफॉर्म्स नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स आए हैं, फास्ट रिक्रूटमेंट भी हुई है। अब यहाँ पे कुछ लूप होल्स जेकेएसएसबी के भी हैं कि जब वो रिक्रूटमेंट आउट करते हैं तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं करते कि स्टूडेंट उसमें से लूप होल निकाल लेता है ना। कहीं पे एज रिलैक्सेशन का इशू आ जाता है, कहीं पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस का इशू आ जाता है। तो स्टूडेंट को भी ये चीज़ कंसीडर करनी चाहिए कि रिक्रूटमेंट फास्ट हो रही है, और अगर उनको एग्ज़ाम देना है तो इन अ फेयर वे देना ही है, दैट्स द पॉइंट। तो मैम अब जैसे आपको क्या लगता है कि अगर आप जो बच्चे हैं, जैसे मैंने सर से भी पूछा था कि अब कंप्यूटर और इंग्लिश का क्या इलाज है इसका, कि अब क्या करना चाहिए? मतलब अगर अब जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी फा में या जेकेपीएसए में कंप्यूटर की जो मार्क्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, 10 मार्क्स का कंप्यूटर है, तो उसके लिए क्या सही रहेगा कि वैसा पढ़ना जो 20 मार्क्स के लिए, मतलब इतनी किताबों से, मतलब आपको क्या लग रहा है कि कहाँ से अब क्या रिफॉर्म बच्चे लाएं अपने पढ़ाई में? मैं एक चीज़ बताती हूँ, ऐसा है कि मैंने जैसे अभी कहा कि इंग्लिश और कंप्यूटर को स्टूडेंट्स ऐसा मान चुके हैं कि इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। इंग्लिश को तो चलो कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आती है, बट मेनली कंप्यूटर की बात करते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि हर कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, उनके लिए बहुत इजी है ये चीज़ आज के टाइम पे अंडरस्टैंड करना। तो वो उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, जिससे वो अपने ओवरऑल स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हैं। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश भी अभी तक जैसा आ रहा था पहले तक, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते थे। एंड इस चीज़ में स्टूडेंट्स क्या करते थे कि जो सब्जेक्ट्स उनके वीक हैं, जैसे कि सर ने कहा कि यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स छोड़ ही देते हैं टोटली, और फिर भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते थे। अब ऐसा नहीं होगा।
अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने इंग्लिश और कंप्यूटर सोच लिया कि हम 20 मार्क्स कर लेके लेंगे। आएंगे, 40 मार्क्स लेके आएंगे और हम 20 मार्क्स का मैथ्स छोड़ देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अब जैसे FA का एग्जाम है, उसमें मैथ्स 11th एंड 12th लेवल का है ना, हर किसी का मैथ्स नहीं होता नहीं 11th होता 12th में, और मोस्टली स्टूडेंट्स 10 मार्क्स का मैथ्स छोड़ देते छोड़ हैं इस उम्मीद में कि 10 नंबर का कंप्यूटर कर लेंगे, 10 नंबर की इंग्लिश इंग्लिश कर लेंगे। लेकिन अब जैसे लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन पेपर इज टाइम कंज्यूमिंग। अब आपके पास FA के एग्जाम में अकाउंटेंसी भी है, Accountancy यू नेवर नो कि आपको मैथ्स स्टेटमेंट बेस्ड आ रहा है, इंग्लिश कंप्यूटर आ रहा है, और अकाउंटेंसी जो अगेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर स्ट्रीम का नहीं होता है। हर कोई कॉमर्स सेक्शन से नहीं है, कोई कंप्यूटर से है, कोई आर्ट्स से है, तो उनको भी वहाँ पे डिफिकल्टी आएगी। तो अब आप सब्जेक्ट्स नहीं छोड़ सकते हो। और दूसरी एक्सपेक्टेशन जो आपकी रहती है कि हमारा कट ऑफ 90+ जाएगा आउट ऑफ 20। अब ये रियलिटी चेक आप लोगों को लेना पड़ेगा कि आप हर एग्जाम में आप 90+ कट ऑफ नहीं लेके आ सकते हो। एंड जो क्वेश्चन पेपर हार्ड मेरे लिए है, वो मेरे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हर उस स्टूडेंट के लिए जो वो पेपर दे रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा। मैम जैसे मैं एक फ्रेंड से बात कर रहा था, तो हम लोग पेपर देखने से ये पता चला कि अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में कम है, वो इस पेपर में बहुत पीछे है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं मैम, वो इंग्लिश, मतलब मैं इस वे में कह रहा हूँ कि मेरे को जहाँ तक लगता है जो भी जितने बच्चे जेके बोस के हैं और सीबीएसई और बाकी, तो ये दोनों ही हैं, तो मेरे को लगता है कि जिनको इंग्लिश, अब बोर्ड वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि जेके बोस को कम बोल रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद जिसको इंग्लिश कम समझ मतलब सेंटेंस को समझना, हाँ, मतलब एक कि इसका क्या मतलब है, एक्चुअल मतलब, अगर वो जिसका कम है, उसको ये पेपर क्लियर करने में बहुत मुश्किल आने वाली है, क्योंकि ये सारा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। अब उसको समझ के कि इसका आंसर येस लगाना है कि नो लगाना है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उसके लिए मेरे को लगता है कि अब ये जेके एसएसबी, मेरे को लग रहा है कि जेके पीएससी के साथ compete कर रहा है कि हमने सबको वैसा बनाना है। तो आपको क्या लगता है, अगर ऐसा है, अगर लैंग्वेज ही इस चीज़ की गेम होने वाली है कि लैंग्वेज आपको थोड़ा सा संभल के सीखनी पड़ेगी, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? देखो पहले क्या था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे। मैंने खुद अपने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो रट लेते थे इंग्लिश को। मैं उनको ग्रामर रूल्स बता रही हूँ, वो रट लेते थे। ईच के साथ इज सिंगुलर वर्ब लगेगा, एवरी के साथ सिंगुलर, मतलब वो रट लेते थे। और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आर मतलब 10 आउट ऑफ 10 वो लेके आ रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि उन्होंने रटा हुआ, उनको नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की, या उनको सेंटेंस की नॉलेज नहीं है। लेकिन अब क्या है, अब आ रहे हैं ट्रिकी क्वेश्चंस, घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड अंडरलाइन कर दिया, बता दो ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। अब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव, वो कैसे आंसर करेगा। तो उस चीज़ के लिए आपको लैंग्वेज नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रट्टा नहीं आएगा। मैम सबसे पहले तो एज अ टीचर जेके एग्ज़ाम क्रैकर में कैसा माहौल है? कि एग्जाम क्रैकर में हम लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं। मतलब ऐसा है, मतलब कि आपका घर है, कोई स्टूडियो है, कोई मतलब यहाँ आप अपनी जगह ऑफिस हो, या फिर आप अपने घर हो, जो आपके टीममेट्स हैं अपने घर से ऑनलाइन ही चल रहा सब कुछ? नहीं, एक्चुअली हमारे घर पे ही हमारा ऑफिस एंड स्टूडियो हम लोगों ने बना के रखा है। वहीं पे जो स्टाफ है हमारा आता है शूटिंग एंड ऑल के लिए, क्योंकि हम ऑफलाइन नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, ऑनलाइन ही करते हैं, तो घर से ही हम लोग ऑपरेट करते हैं। हमने घर पे ही अपना स्टूडियो बना के रखा है। तो मैम क्या लगता है कि जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है वो अभी चल रहे हैं, कितने फ़ायदे में, और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का क्या फ़ायदा है अपना बच्चों के लिए खास करके? हाँ, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का फ़ायदा यही है कि रिमोट लर्निंग है। और ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, आई टेल यू, क्योंकि अगर सिर्फ जम्मू में ही नहीं, बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। उनको अगर जम्मू आना है, क्योंकि मेनली कोचिंग सेंटर जम्मू या श्रीनगर में मिलते हैं, जहाँ से उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, ऐसा मानना है स्टूडेंट्स का। तो अगर उनको जम्मू आना है, तो फिर उनको अपनी पीजी फीस भी मैनेज करनी पड़ेगी, और हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता है, व्हाट आई फील, क्योंकि मैंने भी यहाँ से बाहर पढ़ाई की है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू डू इट। तो इसीलिए आई फील कि रिमोट एजुकेशन इस चीज़ में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। एंड लॉकडाउन में मेनली हमारी टीम का मोटिव यही था कि जो जहाँ है उसको वहीं बैठ के एजुकेशन मिले, क्योंकि अगर जो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो जम्मू से बाहर के इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, तो जेएनके के स्टूडेंट्स को वैसी एजुकेशन क्यों ना मिले। दैट्स वाई हमने ये इनिशिएटिव लिया था, एंड सक्सेसफुली हम इस पे काम भी कर रहे हैं अभी। बस यही चीज़ है कि हर कोई इंस्टीट्यूट्स में जाके नहीं अफोर्ड कर सकता कि 10,000 15,000 फीस दे, तो बहुत मिनिमल कॉस्ट पे उनके लिए कोर्सेज रहते हैं, घर बैठ के इजीली वो लोग पढ़ सकते हैं। मैम आपके जो टेस्ट सीरीज में या फिर मॉक टेस्ट में लड़कियां ऊपर है कि लड़के ऊपर है? ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां भी ऊपर है, लड़के भी ऊपर है। मतलब जैसे मेरा ये सवाल है कि जैसे फा के टाइम पे जैसे सर ने बताया था कि
काफी लड़कों के भी घर टूटे थे, लड़कियों के मतलब रिश्ते हो गए थे। अब इतने उम्र में मतलब हाँ, जेकेएसएस भी हाँ, तो ऐसा कर लिया है कि अगर 22 साल में आप फॉर्म भर रहे हो तो 28 या 29 में आपको जॉब मिल रही है। मतलब यहाँ तो डिले हो जा रहे हैं जो भी हाँ। है। तो मेरे को लगता है लड़के तो लड़कों की बात तो सारे कर ही रहे हैं कि यार फैमिली प्रेशर है वो है। लड़कियों का हम क्या प्रेशर है या फिर आपके साथ जिनकी बात होती है और आप उन चीज़ों को कैसे सॉर्ट करते हो? देखो, जो गर्ल्स है ना, गर्ल्स के ऊपर करियर एक्सपेक्टेशंस तो है ही, जी। बट उनका ना एक फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। आफ्टर अ सर्टेन एज दे हैव टू मैरी, मैनेज अ फैमिली। अभी मैं अपनी और शुभम सर की फॉर एग्जांपल जी। बात करती हूँ। वी आर वर्किंग रियली हार्ड टू मेक जेके एग्जाम क्रैकर व्हाट इट इज़ टुडे, एंड हम दोनों इक्वली हार्ड वर्क कर रहे हैं, इक्वल प्रेशर हम दोनों पे है, लेकिन हम दोनों की सिचुएशंस अलग अलग हैं। बीइंग अ वुमन एंड बीइंग अ मैन, उनकी सिचुएशन अलग है, मेरी अलग है, ऑल्दो हम वर्क इक्वल कर रहे हैं। वही चीज़ एस्पिरेंट्स में भी रहते हैं। गर्ल्स के ऊपर अलग प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर, करियर प्रेशर तो उन पे होता ही है, एंड बॉयज़ की हम बात करें तो उनके ऊपर जो मेजर प्रेशर होता है वो होता है फाइनेंस मैनेजमेंट का। ये चीज़ है। अब मैं अपनी बात करूँ तो आई हैव टू मैनेज माई वर्क, माई हाउस एंड माई टॉडलर एज वेल। ही हैज़ टू मैनेज हिज फाइनेंसेस एंड हिज हाउस, स्टाफ, एवरीथिंग। दैट्स द डिफरेंस। तो मतलब जैसे कुछ फ्रेंड्स थी मेरी तो वो बोल रहे हम्म। थे कि यार हम लोग क्या है कि शी इज़ 27 और 28। तो वो बोल रही थी कि यार अब मैं ज़्यादा नहीं कर सकती, घर वालों को शादी करवानी है मेरी। हम्म। तो मैंने कहा यार शादी करके पढ़ लेना, क्या दिक्कत है? तो लव मैरिज ही है शायद उसकी। मैंने कहा ओके। ठीक है ना यार, जो भी है पढ़ने देगी। बोलती नहीं यार नहीं पढ़ा जाता। तो मैंने उसको एक स्टोरी भेजी, मेरे को सर ने बताया था, पता नहीं किसने, उन्होंने बताया कि एक लड़की है जिसने अपने 2 साल के 2 बच्चे हैं शायद उनके, यहाँ 4 साल जो भी है, उन 2 बच्चों के साथ उन्होंने इंस्पेक्टर में शायद रैंक लाया है, ओके। 14 एंड 18। तो मेरे को लगता है अगर वैसे ही फैमिलीज या वैसी वुमेन गर्ल्स अगर वैसा कर सकती है तो बाकियों को भी मोटिवेशन तो लेनी चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है कि सर मैम मोटिवेशन और रियलिटी में कहीं ना बहुत कहीं फर्क फ़र्क है। बहुत है। देखो, मोटिवेशन मुझे लगता है टेम्परेरी है, जी। एंड आपकी कंसिस्टेंसी और आपका डिसिप्लिन परमानेंट है। जी। क्योंकि अगर ऐसा कह सकते हैं हम कि हाँ उन्होंने 2 बच्चों के साथ इंस्पेक्टर, लेकिन उन मे बी उनको सिचुएशन या एनवायरनमेंट उनको उनके फेवर में हो उस वक्त। हर किसी को वैसा फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि आफ्टर अ मैरिज सिर्फ आपको खुद को मैनेज नहीं करना है, बिकॉज जब हम अनमैरिड होते हैं हमें सिर्फ खुद का देखना है। आफ्टर अ मैरिज आपको बहुत सारी और चीज़ें, पहले तो आप किसी और घर में जा रहे हो, वहाँ पे आपको खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वैसी सिचुएशन मिलनी चाहिए फेवरेबल कि आप वहाँ पर पढ़ सकें। तो वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, कंसिस्टेंट हो, तो हर चीज़ से लड़ो और मेहनत करो, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, तो फिर आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे को लगता है मैम लव मैरिज में लड़ना थोड़ा कम हो जाता होगा। तो इफ़ यू गेट अ सपोर्टेड पार्टनर। ओके। तो मैम जैसे अभी जैसे फा और जेके पीएससी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनका सिलेबस टोटली डिफरेंट है। मतलब मेरे हिसाब से तो कभी भी मैं राय नहीं दूंगा कि भाई आप दोनों जेके पीएससी भी करो फा भी करो। लेकिन अगर बाई चांस अभी जेके पीएससी का तो कोई पता नहीं है कि कब होने वाला कब नहीं, तो क्या किसी नॉन कॉमर्स वाले को या जिसने फा का नहीं पढ़ा उसमें पाँव रखना चाहिए, उसको करना चाहिए स्टार्ट कि नहीं? क्योंकि फा का एग्ज़ाम वैसे तो जून में स्केड्यूल था, हाँ। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगस्त या अगस्त। सितंबर में ये होगा, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ कुछ भी, नहीं। हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसको रोका जा सके। तो 3 महीने में एक स्टूडेंट के लिए अकाउंटेंसी पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना, कंप्यूटर पढ़ना, 11th एंड 12th लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ना, और वो भी इस लेवल पे या इस टाइम पे कि जब पैटर्न चेंज हो रहा है विद एवरी एग्ज़ाम। और अभी तक आप, मेरा मानना ये है कि मुझे और एस्पिरेंट्स को जेकेएसएसबी का पैटर्न समझने में भी कुछ महीने लगेंगे या साल भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि अभी कॉन्स्टेंटली हर एग्ज़ाम के साथ उनका क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी तक कुछ सालों तक अलग पैटर्न चल रहा था, वो हम सबको पता है। पीवाईक्यूज कर रहे थे, पैटर्न समझ में आ रहा था। अब जो पिछले 2-3 महीनों से एग्जाम्स हो रहे हैं, पैटर्न कॉन्स्टेंटली बदलते जा रहा है। उस पैटर्न को सेट होने में और स्टूडेंट्स को और टीचर्स को उस पैटर्न को समझने में टाइम लगेगा। अब इस टाइम पे आप लोग कहोगे कि हम 1-2 महीने बाद जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, आप नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। तो मैम अगर फिर जेएंडके का बच्चा करेगा क्या मैम? मतलब जेके पे से हो नहीं रहा। मतलब ये जेके पे से ही नहीं हो रहा है, कोई पता नहीं है। फा जुलाई जून सुना था, जुलाई चला गया, अगस्त हो रहा है, चलो अगस्त में हो जाए वेल एंड गुड, बट नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? आई फील कि
एसएसबी के साथ आपको बाकी एग्जाम्स का भी प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे स्टूडेंट टोटली डिपेंड है जेएंडके का जेके एसएसबी पे। लेकिन आप ये भी देखो कि आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि यू डोंट हैव एनी अदर अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारे डिफेंस एग्जाम्स होते हैं, सीडीएस का एग्जाम होता है, एफकैट का एग्जाम होता है, उसमें भी जीके उतना ही है, उसमें भी इंग्लिश उतना ही है, मैथ्स उतना ही है, रीजनिंग उतना ही है। तो सेम, बस क्वेश्चन पैटर्न उनका थोड़ा सा डिफरेंट है, बट सिलेबस ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सिलेबस इज सेम। देन बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, एसएससी एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे और एग्जाम्स होते हैं, उन पे भी फोकस करो। क्योंकि अगर आपका एक ही मोटिव है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो फिर वाई टू गो फॉर ओनली वन ऑप्शन? यू हैव मेनी अदर ऑप्शंस, गो फॉर देम ऑल्सो। तो हम अगर किसी ने फा कर रहा है, मतलब पिछले साल भी दिया हुआ है और प्रिपरेशन कर रहा है, पिछले 6 महीने से कर रहा है, जिसका जूनियर असिस्टेंट नहीं था, तो उसको अब कंप्यूटर और इंग्लिश में या बाकी का भी अगर आप बता सको तो क्या चेंज करने चाहिए? आई फील उनको प्रैक्टिस पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज नाउ द क्वेश्चंस आर टाइम कंज्यूमिंग। आपको टाइम मैनेजमेंट पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना आनी चाहिए, क्योंकि व्हेन यू सी द क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चंस आर लेंथी, यू हैव ओनली 120 मिनट्स। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको पता है, अब एक चीज़ मान के चलो कि पेपर कैसा भी आ सकता है ना, कैसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब आप फिर अगेन एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हो और फिर सर पकड़ कर बैठ गए होगी, ये कैसा क्वेश्चन पेपर आ गया, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब ये चीज़ सबको पता है, जो भी एसएसबी के एग्जाम्स दे रहे हैं उनको पता है कि पैटर्न चेंज हो रहा है। एग्जामिनेशन सेंटर में जाओ, ये एक्सपेक्ट करके जाओ, ये मान के चलो कि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अभी भी जैसे लैब अटेंडेंट का पेपर था, उसमें भी स्टूडेंट्स ने कहा कि क्वेश्चन पेपर देख के समझ ही नहीं आया, हम तो परेशान हो गए। कोई मतलब नहीं है इन बातों का। नाउ यू नो पैटर्न चेंज हो रहा है, उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। साल भर यही करते रहोगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा पैटर्न समझने में भी 1 साल लगेगा। तो वो चीज़ है। दूसरा, तुम्हें अपना टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। जितने ज़्यादा टाइम बेस्ड टेस्ट तुम अटेम्प्ट कर सकते हो वो करो, और ऐसे सोर्स पे रिलाई करो जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस तुमको मिल रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, मैच बेस्ड क्वेश्चंस, या जैसे भी असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चंस तुम लोग को आज के पैटर्न में आ रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो। अब तुम्हारा अफाका तुम एग्ज़ाम देने वाले हो, तो जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे वो तो ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर चुके होंगे, 90-95% है, क्योंकि अभी तक एग्जाम जून में था, तो अब तक तो उनकी प्रिपरेशन होगी, प्रिपरेशन प्लस उनकी रिवीजन भी होगी। अब रिवीजन थोड़ी सी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। नाउ वी नो पेपर का लेवल थोड़ा सा एडवांस है, कंप्यूटर का लेवल थोड़ा सा एडवांस है। एंड कंप्यूटर के लिए एक चीज़, जैसे ही एग्जाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, आफ्टर अ फ्यू डेज मैंने एक सीरीज स्टार्ट की यूट्यूब पे भी, अपने बैचेस में भी, जहाँ पे मैं एडवांस लेवल का कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ, कंसीडरिंग द पैटर्न जो आज के पैटर्न पे आ रहा है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि अब तुमको गेट के लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं तुम्हें पूरी 2 बुक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे पढ़ा दूंगी, या फिर प्रोसेसर पे तुमको 4 बुक्स मैं 2 महीने में रटा दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। बट जिन कंसेप्ट्स पे, जैसे मैंने एनालाइज किया लैब अटेंडेंट का पेपर, या उससे पहले जो भी एग्जाम्स हुए हैं जूनियर असिस्टेंट का, जिन टॉपिक्स पे मेनली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है, वो टॉपिक्स मैं ऐड करवा रही हूँ। स्टूडेंट्स फॉलो भी कर सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस करो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लेवल जो देखा जाए वो यही होता है, फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू। स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो बहुत कम एग्जाम्स में पूछा जाता है, या किसी मेंस लेवल में पूछा जाता है, तो कोशिश करो उस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। तो मैम, जो आप कोर्स बोल रहे हो यूट्यूब पे, वो आपने खत्म कर दिया करवा के? नहीं, अभी हमने उसमें एक चैप्टर खत्म किया है, दूसरा हम लोग तो स्टार्ट कब तक खत्म होने के चांसेस है इसके? मतलब मैंने स्टूडेंट्स को कहा है कि जून मंथ लगेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का फर्स्ट 2 टॉपिक्स आते हैं नॉर्मल जेके एसएसपी का जो सिलेबस होता है। अब उस टॉपिक में से जो जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चंस पूछे गए वो थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर पे, जो जनरली बेसिक ऑफ कंप्यूटर में नहीं होता, वो हम ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो उसमें से जिन टॉपिक्स में से वो क्वेश्चंस पूछे गए एंड द रिलेटेड टॉपिक्स, वो मैंने स्टूडेंट्स को कवर करवाए हैं, और इस तरीके से कवर करवाए हैं कि जो उन्होंने पढ़ा है वो उसको उससे रिलेट कर सके। हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बिफोर अपलोडिंग द लेक्चर मैं मॉर्निंग में इन्फॉर्म कर देती हूँ कि प्रीवियस, जैसे हार्डवेयर, मुझे आज एडवांस का कुछ हार्डवेयर का पढ़ाना है, जो एडवांस लेवल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं उनको पहले ही इन्फॉर्म कर देती हूँ कि रिवाइज करके आओ जो प्रीवियस हार्डवेयर के लेक्चर्स हैं, ताकि तुम रिलेट कर पाओ और आगे का समझ पाओ। तो वो रिलेट करके आगे का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तुम बोलोगे कि पिछला भी भूल चुका है पेपर देख के हम लोगों को, और हम आगे भी नहीं पढ़ सकते, तो फिर तो नहीं हो पाएगा, फिर तुम तैयारी छोड़ दो। तो मेरे को लग रहा है कि जेके से तैयारी छुड़वाई देगी मैम। लेकिन जैसे मैंने एक फ्रेंड था, उसने आपसे इंग्लिश पढ़ रहा था, आप शायद रिवीजन करवा रहे थे जूनियर असिस्टेंट के टाइम, तो मैं उसको देख रहा था, तो वो क्लास मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि आप उसमें, क्योंकि पूरा कोर्स तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ा था मैं, लेकिन मैं प्रैक्टिस करने के लिए फ्रेंड को देख रहा था, तो मैंने उससे देखा, तो वो आप बहुत, मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ मैं कि मेरे को बहुत मज़ा आया था वो करने में। क्योंकि आप
आप सेंटेंस तो बता रहे थे, हर बार हर क्वेश्चन नया था, मतलब जैसे एक एरर का हो गया, दूसरा कोई और एरर हो गया, और एरर के आप 2 ऑप्शंस बता रहे थे कि अगर इसमें यहाँ होता तो आप यहाँ फंस सकते हो। मतलब वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो मतलब मैंने सोचा बता दो। और दूसरी चीज़ मैम, एक चीज़, अभी जब जूनियर सेशन का पेपर हो चुका है, मेरे को शायद आपका जेके एग्ज़ाम क्रैकर का नहीं देखा मैंने टेस्ट सीरीज़, मैं किसी और इंस्टीट्यूट के देखे हैं 2, लेकिन मैम अभी भी मैंने उनके सबसे लेटेस्ट वाले पेपर्स देखे हैं मैम, लेवल अभी भी नहीं, टीचर्स को भी बहुत मुश्किल आ रही है वो लेवल बनाने में। अभी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ट्राई किया है, हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। वो स्टेटमेंट क्या है कि स्टेटमेंट पढ़ो और आंसर लगाओ आगे, वो वैसा लेवल मैं नहीं बोल रहा कि जेकेएसएसबी का लेवल है, मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि ये वहाँ मेरे को लगता है कि टीचर्स को भी समझने में निकल जाएगा और बच्चों को भी समझने में निकल जाएगा। ऐसा पॉसिबल है, 60% ना चांसेस देयर कि जैसे मैंने कहा कि अभी पैटर्न हर पेपर के साथ बदल रहा है, तो हमें भी पैटर्न समझने में टाइम लगेगा और हमें स्टूडेंट्स को समझाना है, अपने स्टूडेंट्स को भी समझने में टाइम लगेगा, तो कुछ महीने तो आप मान के चलो कि लगेंगे। बाकी रही फा के एग्ज़ाम की बात, तो मैं यही कहूँगी कि प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो। अब सबसे बड़ी बात एग्ज़ाम में अब टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि दूसरी चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशंस, अब आप 90 स्कोर नहीं कर सकते हो, अब आप 60-70 स्कोर्स कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ मान के चलो कि जो आप 60 to 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो वो सही अटेम्प्ट करो, वो आपके गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए। और मैम ये कंप्यूटर इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, तो कंप्यूटर इंग्लिश में एक अच्छा कैंडिडेट और एक जो नॉर्मल है इन सब्जेक्ट्स में, कैसे पता लगाए या फिर लगा सकता है कि इन क्वेश्चंस को स्किप करना ही पड़ेगा आपको? मैं समझी नहीं। मतलब जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब ये मेरी फ्रेंड ने बताया था कि जैसे अब कोई क्वेश्चन हमने पढ़ा है, कंप्यूटर का लगा लेते हैं हम लोग, तो कैसे पता चलेगा कि यार इसको स्किप कर देते हैं, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं? ठीक है, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो अलग बात है, लेकिन एक होता है कि यार टाइम वेस्ट कर लेते हैं, निकल जाएगा। देखो, जब भी हम क्वेश्चंस देखते हैं ना, आप एक स्टूडेंट हो, आप भी समझते हो कि क्वेश्चंस में कीवर्ड्स होते हैं जी। कीवर्ड्स एज एन आपको वो वर्ड देख के पता चल जाता है कि ये किस कंसेप्ट में से है, ये मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो आई थिंक कंप्यूटर में तो सीधी सीधी चीज़ें हैं, सीधे सीधे टॉपिक्स आपको दिए हैं, उसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट आते हैं, क्योंकि जीकेएसएसबी में मेजरली या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर आपको कभी भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल लेवल का नहीं पूछा जाता, थ्योरेटिकल लेवल का ही पूछा जाता है। तो थ्योरेटिकल लेवल में हम लोग चीज़ों का कीवर्ड्स ध्यान में रखते हैं, कीवर्ड्स एज इन कि वो कौन सा कंसेप्ट है। अगर आपको वो कंसेप्ट आता है तो ठीक है, अदरवाइज उस पर टाइम वेस्ट मत करो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इंग्लिश में जैसे मैंने कहा ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके लिए आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम, एक तो बात ये है ना कि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो इंग्लिश को ना एक सब्जेक्ट समझ के पढ़ते हैं। हाँ, अब इंग्लिश है एक लैंग्वेज, आपको अगर आप लेट्स से आपने बोला आज हमने प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ लिया, मैम हमने 3 वीडियोस देख ली, हमें अच्छे से समझ में आ गया, 10 क्वेश्चन तुम्हें प्रोनाउंस के दूंगी, तुम 2 भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। वाई? बिकॉज लैंग्वेज हमें प्रैक्टिस से आती है, उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस तुम 10 बार प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद भी, आज ऐसा भी होता है कि मुझे भी क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने में गलती होती है, क्योंकि लैंग्वेज है, हर बार आप नई चीज़ सीखते हो। तो बस वही चीज़ है, प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लैंग्वेज के लिए तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश तुम लोग को प्रैक्टिस के बिना आ ही नहीं सकती, ऑल्दो तुमने कितने भी, तुमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया, तुमने वोकैबुलरी तो इज़ लाइक इनफाइनाइट, कितने भी वर्ड्स पढ़ लो, एग्जाम में क्या आ जाए यू नेवर नो। बट येस, तुम्हें अपने से रीडिंग इम्प्रूव करनी है, क्योंकि रीडिंग से ही आपकी जो वोकैब है वो इम्प्रूव होती है। और दूसरी चीज़, ऐसा कहते हैं पर हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। हम कहते हैं इंग्लिश में बात करना शुरू कर दो तो तुम्हें इंग्लिश आ जाएगी। अब तुम किससे बात करोगे? तुम्हारे घर पे कोई होगा ही नहीं इंग्लिश में बात करने वाला, तुम क्या करोगे? तो रीडिंग इम्प्रूव करो अपनी, एंड प्रैक्टिस इम्प्रूव करो। फा के लिए तो मेरे को लगता नहीं वो कैप पे ज़्यादा ध्यान देने का टाइम आएगा। सब्जेक्ट 10 मार्क्स का इंग्लिश है, फोकस ऑन द ग्रामर पोर्शन एंड रीडिंग पोर्शन पे फोकस करो। तो मैम जैसे बच्चों का सबसे ज़्यादा जो मतलब एक दिक्कत ये रहती है, एक तो आजकल के एग्ज़ाम जो आ रहे हैं बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हुआ है। पहले उनके मॉक टेस्ट में जो हाई आते थे, अच्छे स्कोर आते थे, उनका भी हो गया है। तो मेरे को लगता है कि अभी बच्चों के मतलब पेपर भी सेट होना ऐसे स्टार्ट हो जाएंगे आपके मॉक में, या जो भी इंस्टीट्यूट बनाएंगे, कि उनका लेवल या जो मॉक टेस्ट में जो नंबर्स हैं वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। तो उस चीज़ को कैसे देखें? मतलब कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, तो उस चीज़ को कैसे देखना है अगर कम नंबर आ रहे हैं, कम स्कोर कर रहे हैं बच्चे? देखो, स्टूडेंट्स ये मान के चलते हैं, जब स्टूडेंट मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो वो ये मान के चलते हैं कि हमने प्रिपेयर किया है, ये अब हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। लेकिन मॉक टेस्ट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए नहीं होता, आपको आपका रियलिटी चेक देने के लिए होता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। क्योंकि स्टूडेंट्स का जब कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है आफ्टर गिविंग द मॉक टेस्ट, मैंने तो पूरा प्रिपेयर कर लिया था, फिर भी मेरे 100 में से 20 नंबर ही आए, अब मतलब मेरी प्रिपरेशन पूरी है, एम आई डूइंग इनफ? स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन रहता
है। तो पॉइंट इज कि मॉक टेस्ट सिर्फ आपको आपका प्रिपरेशन लेवल बताता है और आपकी मिस्टेक्स आपको बताता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक टॉपिक प्रिपेयर किया, कोई भी मैंने मैथमेटिक्स का टॉपिक प्रिपेयर किया, मैंने उसका मॉक टेस्ट लगा लिया। टॉपिक मेरा पूरा प्रिपेयर था, मैंने अपने एंड से बुक से प्रैक्टिस भी कर ली थी। अब मैंने जब मॉक टेस्ट दिया, मेरे से 5 ही क्वेश्चन हुए वहाँ पे। अब वो जो 5 क्वेश्चन गलत हुए, स्टूडेंट ये नहीं सोचता कि मेरे वो 5 क्वेश्चन गलत हुए तो मुझे उसको एक्यूरेट कैसे करना है। वो इस साइकोलॉजी उसकी ऐसे बन जाती है कि मेरे दोस्त के 5 सही हुए हैं, मेरे गलत हुए हैं, तो मतलब मेरी प्रिपरेशन इनफ नहीं है, मेरा प्रॉपर प्रिपरेशन मेरी प्रॉपर नहीं है। तो इस चीज़ का मतलब ये होता है कि आपको आपकी मिस्टेक पता चल रही है, फोकस ऑन दोज रॉन्ग 5 क्वेश्चंस, उस पर फोकस करो कि मेरी प्रिपरेशन में ऐसे कौन से टॉपिक्स मुझसे रह गए जो मुझसे ये अटेम्प्ट नहीं हुआ, उसके बाद तुम दोबारा करो। लेकिन ऐसा नहीं है फिर तुमसे वो नेक्स्ट तुम 10 क्वेश्चन करोगे तो सही हो जाएंगे, फिर तुम्हारे 8 सही होंगे, उसके बाद तुम फिर वो 2 गलत पे फोकस करोगे, फिर तुम्हारे और सही होंगे। तो वो तुम्हारा मिस्टेक लेवल तुम्हारा जो है वो कम करेगा विद योर कंसिस्टेंसी एंड विद योर प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, तुम्हारी गलती तुम्हें बताने के लिए होते हैं, ना कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि मॉक टेस्ट में अगर स्कोर लो आ रहा है तो एकदम परेशान मत हो जाओ कि हमने प्रिपेयर नहीं किया है या प्रिपरेशन इनफ नहीं है। जस्ट अपने मिस्टेक्स पे फोकस करो, और जो यहाँ पे तुम लैग कर रहे हो कि तुम्हारा कोई कंसेप्ट छूट गया है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया और नहीं हुआ, उस पर फोकस करो। तो मैम ये कॉन्फिडेंस का हो गया। तो अभी जैसे बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, और जेके पी से या जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं JNK में, तो उनको कोई एक एडवाइस कि आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अपनी तरफ देखो से? फा के एग्ज़ाम को अभी मान के चले, वैसे तो जून में है बट मान के चले तो 2 और 3 मंथ्स आर देयर। प्रैक्टिस पे फोकस करो एंड टाइम मैनेजमेंट, मैंने कहा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट नाउ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लेंदी क्वेश्चन पेपर इज़ देयर। सो प्रैक्टिस मोर, मैनेज योर टाइम, अटेम्प्ट टाइम बेस्ड टेस्ट्स। मतलब प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कॉन्फिडेंस डाउन Exactly. करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो उसको एज अ ये मत देखिए कि कितने नंबर आ रहे हैं, ये देखिए क्या कमी है और क्या इम्प्रूव हुआ है। और चौथा कि ध्यान रखें अपना। स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल अ प्रोग्रेस। चाहे आपकी प्रोग्रेस स्लो है लेकिन प्रोग्रेस तो है ना, इतना मान के चलो एंड इम्प्रूव करो। तो हमें कोई लास्ट हमारी टीम के लिए, हमारे लिए कुछ लास्ट वर्ड? सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमें Pleasure. बुलाया यहाँ पर। थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ तक अंत तक बने रहने के लिए। अब आपको 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, आप हमें कमेंट कीजिए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और दूसरी चीज़, आप हमें ये बता सकते हैं कि हम इस चैनल में या हमारे वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जिसकी वजह से हम आपको और शानदार और इंटरेस्टिंग एपिसोड ला सकते हैं। और आप इस वीडियोस को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ये एपिसोड देखने की ज़रूरत है और जो JK SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आई होप दे विल लाइक इट, एंड टिल देन प्लीज़ गिव योरसेल्फ अ थॉट। थैंक यू सो मच।